वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दर्शांति और आज हम लोग करेंगे MG10। ओके, MG9 हो चुका है, आप होप उसे देख लिए होंगे। उसमें था इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, अब हमारा क्या है, वेस्टर्न क्लासिकल लिटरेचर। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पासिंग मार्क्स 40 है। ओके, चलिए हमेशा की तरह क्या करेंगे, पहले सिलेबस को देखेंगे, यहीं पे थोड़ा थोड़ा चैप्टर के बारे में समझेंगे, देन हम लोग क्वेश्चन आंसर पर उतरेंगे। वन वर्ड एंड लॉन्ग दोनों करेंगे, ठीक है। चलिए, यूनिट 1 में क्या है, एरिस्टोटल का क्या है, पोइटिक्स। पोइटिक्स, ओके, ये एक बुक लिखा था उन्होंने, इसमें उन्होंने बताया कि पोइट्री के फॉर्म्स क्या है, एक अच्छे पोइट्री का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें हम बहुत सारा बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन इसमें हमें सारा नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, और ये ट्रांसलेटेड बाय किन के द्वारा इसको इंग्लिश में किया गया है, तो मैलकॉलन हीथ के द्वारा। ओके, और हमारा चैप्टर 2 में क्या है, इमिटेशन पढ़ना है। चैप्टर 3 में क्या पढ़ना है, एरिस्टोटल हिस्ट्री ऑफ पोइट्री पढ़ना है। चैप्टर 4 में क्या पढ़ना है, एनालिसिस ऑफ ट्रेजेडी पढ़ना है। चैप्टर 5 में क्या पढ़ना है, प्लॉट, द बेसिक्स, प्लॉट मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, क्या प्रभाव डालता है, ठीक है। और चैप्टर 11 में क्या पढ़ना है, एपिक पढ़ना है। ओके, ये जो यहाँ 11 लिखा हुआ है ना, वो वाले चैप्टर में, वो वाले बुक में जैसे जैसे सीक्वेंस है वहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक को लिखने का मेन रीज़न क्या था पता है, हम लोग जैसे इंडियन या मतलब किसी एक में पढ़े थे हम लोग कि एरिस्टोटल के गुरु कौन थे, प्लेटो थे ना। तो उनको कविता को लेके, पोइट्री को लेके ना एक अलग अवधारणा थी, क्या थी भाई, तो वो बोलते थे ये सब बस ढकोसलाबाजी है, और ये सब हमें सत्य से क्या ले जाता है, दूर ले जाता है, यही सब बोला था उन्होंने। तो फिर उन्होंने, एरिस्टोटल ने उनको करेक्ट किया कि नहीं गुरुजी, कविता तो बहुत अच्छा चीज़ है, ये क्या करता है, बहुत सारी ज़िंदगियाँ सुधारता है, कितना सारा मतलब बहुत इन्फ्लुएंस्ड करता है, डेवलपमेंट में ज़रूरी है हमारे, ठीक है। तो यही सब उन्होंने बताया था कि बहुत अच्छा चीज़ है पोइट्री। तो फिर इन्होंने क्या किया, उनके ये में फिर एक बुक लिखा पोएटिक्स, और इनके जब गुरु का देहांत हो गया तो फिर ये अपना चेंज कर लिए, अपना फिर से वापस आ गए थे। और एरिस्टोटल इनके के पास 20 साल तक पढ़े थे, और ये एरिस्टोटल क्या थे, एक बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर थे। वही ग्रीक में फिर कौन इंग्लिश में चेंज किया, तो मैलकॉलम हीथ ने किया। ओके, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, देखिए। एक ना बहुत कैथारिस वर्ड का आएगा, ठीक है, कैथारिसिस वर्ड बहुत बार आएगा, तो वो किनके द्वारा कॉइंड किया गया, कॉइंड मतलब कौन उसको दिया, ये वर्ड किसने बोला है, ठीक है। तो किसने बोला है, एरिस्टोटल ने बोला है। ओके, और इसका मतलब क्या होता है, क्लीन करना, इसका मीनिंग क्या है, क्लीन करना। तो इसको जब वो आएगा ना तब हम लोग क्लियर कर लेंगे। ओके, अभी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो तब उन्होंने पोइटिक्स क्या बोला कि भाई 2-3 प्रकार का होता है, तो ट्रेजेडी होता है, एपिक होता है और कॉमेडी होता है, ये 3 चीज़ पे लिखे। तो इनका फेमस हो गया, एरिस्टोटल का ट्रेजेडी और एपिक फेमस हो गया, और कॉमेडी थोड़ा छुप गया, ठीक है, मतलब वो थोड़ा हट गया, चला नहीं। उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या बताया गया है कि एक अच्छा पोएम क्या का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, और पोइट्री है क्या, तो इन्होंने क्या बताया, पोइट्री इज़ द आर्ट ऑफ इमिटेशन, मतलब नकल करना। ओके, कि हम जो, अच्छा पोइट्री में क्या होता है, इमेजनरी वर्ल्ड अधिकतर होता है, उसके बाद इमेजनरी भी होता है, कभी कभी रियलिस्टिक लाइफ में भी होता है, तो मतलब हर तरह का कॉम्बिनेशन होता है जो जैसा लिखते हैं। ओके, तो इसमें देखिए, उसके बाद क्या होता है, पोइटिक्स है ना कि 2 तरह के लोगों के लिए लिखा जाता है, किसके तरह, तो फॉर नॉबल्स, नॉबल्स मतलब जो अमीर खानदान के होते हैं। देखते हो हम लोग हमेशा क्या देखना पसंद करते हैं कि बड़ा बड़ा हीरो हीरोइन लोग, बहुत बड़ा नेता का बेटी है, जो कुछ भी हो देखते हैं, वैसा ना गरीब वाला हम लोग बहुत कम देखते हैं, और उतना खर्चा का फिल्म बना भी नहीं पाता है, बड़े बड़े डायरेक्टर ही बना पाते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, अरे फोर मीन मतलब छोटे लोग, और कॉमेडी को किस में रखा गया, मीन में, मतलब उसको कैसे भी रख दो, उसको उसका बुराई करो, खुद का बुराई करता है, ये करता वो करता है, ठीक है। ये में होता है, नॉवेल्स में क्या होता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ऐसा होता है ना। उसके बाद हम लोग चैप्टर 4 में क्या पढ़ेंगे, एनालिसिस ऑफ ट्रेजिडी। तो भाई ट्रेजिडी में क्या क्या होता है, तो देखिए ट्रेजिडी में क्या होता है, आप लोग को तो पता है कि इसमें हमेशा कोई मर जाता है, या मेन कैरेक्टर में दुखद बहुत पिटी वाला, 2 ही फील आता है उसमें, या तो एक पिटी आएगा या फियर आएगा। हम लोग मेन कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। हम लोग कोई भी देखते हैं, अगर ये ड्रामा से है लेकिन हम फिल्म वगैरह का ले रहे हैं एग्जाम्पल, कि देखते हैं कोई अगर हीरो है तो हम लोग एकदम एंड तक कोशिश करते हैं कि काश हीरो हीरोइन मिल जाए, ऐसे ही लगता है ना। और उसके साथ कुछ बुरा होता है तो हम लोग ऑडियंस को बुरा लगता है, तो यही फील आता है कि नहीं ट्रेजेडी में। और ट्रेजेडी में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इसमें लिमिट होता है, ठीक है, ड्रामा है चाहे कुछ भी है, तो उसमें क्या होगा,
मान लीजिए वो 6 घंटा का है तो 6 ही घंटा चलेगा, ठीक है, मतलब लिमिट होता है, टाइम लिमिट होता है, ऐसा नहीं कि चलते हैं। उसके बाद क्या होता है इसमें, कुछ मेन मेन एलिमेंट्स होते हैं, लाइक प्लॉट हो गया, कैरेक्टर हो गया, सॉन्ग हो गया, म्यूजिक हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, और इसमें प्लॉट सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, प्लॉट, उसी को हम लोग को चैप्टर 5 में पढ़ना है। इसको क्या माना जाता है, सोल ऑफ द ड्रामा माना जाता है, ठीक है, प्लॉट को। ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 11 में क्या पढ़ेंगे, एपिक पढ़ेंगे। एपिक में क्या होता है भाई, तो बड़ा 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 लॉन्ग लॉन्ग एकदम क्या पोएम्स, जैसे हमारा महाभारत है, रामायण है, ये सब क्या है, महाकाव्य है। एपिक को ही हिंदी में क्या बोला जाता है, महाकाव्य। ओके, और इसका नो लिमिट, आराम से चलते जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे, होमर द इलियड, ठीक है, ट्रांसलेटेड बाय हुम, टू ईवी रियो। ओके, यूनिट 2 में देखिए, और इसमें क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, नॉन डिटेल्ड स्टडी, दैट मीन व्हाट, कि हम लोग को इसको पूरा एकदम एक एक लाइन पे ध्यान नहीं देना है, मेन मेन फोकस करना है ये पे, थीम पे, कैरेक्टर्स पे। ओके, तो जैसे कोई भी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, फ्रंट इनिशियल होना चाहिए, मिडिल होना चाहिए और एंडिंग होना चाहिए। तो इसी हम लोग तीनों पे ध्यान देंगे, ठीक है। हम लोग एक एक लाइन पे नहीं जाएंगे, कैरेक्टर पे जाएंगे और इस पे जाएंगे। ओके, तो इसका हम लोग थोड़ा जान जाते हैं इसके पीछे का क्या है स्टोरी। चलिए, यूनिट 2 में हम लोग क्या देखेंगे भाई, तो इसमें नॉन डिटेल्ड स्टडी करना, ये तो बता दिए। देखिए, ये वाला रिलेटेड है क्या, ट्रोजन वॉर से। ओके, कौन सा वार से, तो ट्रोजन वार, जो कि एक ट्रॉय शहर के बीच में लड़ा गया था। और अब ये युद्ध में है, तो बहुत सारे लीडर होंगे, बहुत सारे कैरेक्टर होंगे, है कि नहीं। तो देखिए, पहले हम लोग, अब इसमें नॉन डिटेल्ड स्टडी करने बोला है, तो हम क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे, कि ये आखिर झगड़ा, ये लड़ाई स्टार्ट कैसे हुआ, ये वॉर स्टार्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, और इसके कैरेक्टर्स कौन थे, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं और थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ओके, तो देखिए, ये वॉर स्टार्ट क्यों हुआ था, बिगिन क्यों हुआ था। तो देखिए, इसमें एक ट्रॉय के राजकुमार थे, राजकुमार पेरिस, पेरिस उनका नाम था, ठीक है। पेरिस द्वारा स्पार्टे के राजा मेनेलॉस की पत्नी हेलेन को क्या किया था, किडनैप कर लिया था। किसको किडनैप कर लिया था, हेलेन को, जो कि कहाँ की रानी थी, स्पार्टा का, ठीक है। तो है, अब किडनैप कर लिया, तो अब तो छोटा मोटा आदमी को किया नहीं है भाई, राजा की पत्नी को किया है, तो कितना बड़ा विवाद छिड़ेगा, होगा कि नहीं। उसके बाद इसमें क्या होता है, और एक अकिलिस की का बहुत उसको गुस्सा रहता है, अकिलिस नाम का एक जो व्यक्ति रहता है, मेन कैरेक्टर रहता है, ठीक है। और कौन कौन मेन कैरेक्टर इसमें, तो एक हेक्टेयर आपको मिलेगा, हेलेन मिलेगी, पेरिस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक आपको अगामेनन मिलेंगे, ठीक है। तो यही सब है, और इसमें दिखाया गया है। और एक क्या होता है, फिर एक पेट्रोकल्स की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। उसके बाद फिर कैसे ये लोग कितना क्रूएल रहते हैं, कितना लीडर की वीरता को बताया जाएगा, कैसे सम्मान करते थे, नियति क्या था उन लोग का, ठीक है। ये सारे विषय को इसमें बताया गया। ओके, उसके बाद हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे क्या, स्पोकल्स। देखिए, इसमें जो सोफोक्लेस का है ना, ऑडिपस द किंग, ये ऑडिपस जो है, ये दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति माना जाता है इनको, ठीक है। इनके साथ क्या हुआ था सुनिएगा। इनके फादर का नाम था किंग लायोस एंड किंग जकोस्टा। ओके, तो एक फिर भविष्यवाणी होता है, इनका बेटा होता है यही ऑडिपस, ठीक है। ये बेटा होते हैं उनके। तो एक पहले का ज़माना में होता था ना भविष्यवाणी करना, तो वही कोई भविष्यवाणी किया और बताया कि ये जो ऑडिपस है वो क्या करेगा, एक दिन अपने ही फादर को मार के और अपने माँ से वो शादी कर लेगा, ठीक है। तो इससे अब क्या हुआ, जकास्टा और वो दोनों डर गए। अब वो क्या किए, वो राजा रानी अब एक सर्वेंट के साथ उनको हिल टॉप में ले गए ऑडिपस को मारने के लिए, ठीक है। ऑडिपस को मारने के लिए ले गए, तो एक सेफर्ड के साथ भेजा। तो सेफर्ड मतलब जो सिप चराते हैं ना, उसको बोला जाता है। तो वो दया से उसको मार नहीं पाया, ठीक है, और बगल का राज्य में उसको छोड़ दिया। तो बगल का राज्य का क्या क्या, फिर राजा ने इसको अपना लिया और उसी के घर में ये पला बड़ा, ठीक है। जब जब इसको इसका सच्चाई का पता चल जाता है इसको, कि मेरा असली माँ बाप ये नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने असली माँ बाप के खोज में निकल जाता है, ठीक है। फिर से एक भविष्यवाणी होता है, सेम चीज़ बोलता है कि तुम ये करोगे वो करोगे, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, वो वाला जो वहाँ पे वो बगल का जो थिप्स में वो था, उसको छोड़ के वो चला जाता है, ठीक है।
चला जाता है। उसके बाद फिर से एक स्फिंक्स जाता है और वहाँ के राजा को मार देता है। वहाँ के राजा को मार के जो विडो, अब क्वीन क्या होगी, विडो होगी, विधवा हो गई, तो उससे शादी कर लेता है। फिर उससे क्या होता है, 4 बच्चा होता है उसका, ठीक है, 4 चिल्ड्रन होते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि एक महामारी प्लेग फैल जाती है। प्लेग फैलने के एक अच्छा, बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो एक अच्छा राजा होने के नाते वो पता करने निकलता है कि ये महामारी क्यों फैल रहा है। तो फिर पता चलता है कि एक व्यक्ति फिर से भविष्यवाणी करता है। क्या करता है कि जब तक जो पुराने राजा को जिसने मारा है, जब तक उसको क्या हो जाएगा, उसको सज़ा नहीं मिल जाएगा, ये महामारी ख़त्म नहीं होगा। तो ये शर्म के मारे क्या करता है, सब कुछ छोड़ के निकल जाता है और एक भिखारी, अंधा भिखारी बन जाता है अपने एक बेटी के साथ। तो यही है पूरा स्टोरी, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा इच्छा है तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए, इस ट्रेजेडी में क्या होता है, फैट वर्सेस फ्री विल का ज़्यादा इसमें होता है और ऑडियंस को सब कुछ पता होता है, मेन कैरेक्टर इससे अनजान रहता है, ठीक है, खुद का। चलिए, यूनिट 4 क्या है, होरेस, द स्टेयर्स एंड द एपिस्टल्स बाय हॉरेस एंड स्टेयर बाय परस्यूस। चलिए इसको वहीं पे देख लेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, हु इज़ द ऑथर ऑफ पोएटिक्स, तो कौन है भाई, एरिस्टोटल, ओके। इन पोएटिक्स विच एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो क्या है भाई, प्लॉट है, ठीक है। प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, ओके। चलिए, हु इज़ द एपिक पोएट ऑफ द इलियड, इलियड के कौन है, होमर जी हैं, ओके। विच ट्रांसलेटर वर्जन ऑफ द इलियड इज प्रीस्क्राइब्ड इन दिस सिलेबस, तो कौन किए इनको कंपोज, तो वो किए हैं, इनको ट्रांसलेट कौन किए, तो ईवी रियू किए हैं, ओके। हु इज़ द ड्रामेटिस्ट ऑफ ओडिपस द किंग, तो क्या है, सोफोक्लस, ओके। विच ट्रांसलेटर एडिशन ऑफ ओडिपस किंग इज इंक्लूडेड इन दिस सिलेबस, तो कौन किया है, तो रॉबर्ट फैगल्स ने किए हैं, ओके। व्हाट इज द ग्रीक टर्म फॉर इमिटेशन डिस्कस्ड बाय द एरिस्टोटल, तो नकल का क्या इसमें बताया गया है, तो मिमेसिस, ओके, जिसको हम लोग मिमिक्री बोलते हैं कभी कभी, है ना। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ होमर्स द इलियड, तो क्या, द रेज ऑफ एक्यल्स। हु इज द ऑथर ऑफ स्टेयर्स, तो कौन है, हॉरेस है। विच रोमन पोएट इन्फ्लुएंस द जेनर एंड स्टेयर मोस्ट सिग्निफिकेंटली, तो हॉरेस। इन द ओडिपस किंग व्हाट इज द ओडिपस ट्रेजिक फ्लव, तो क्या है, एक्सेसिव प्राइड, बहुत अहंकार था इनमें, ठीक है, और आत्मविश्वास भी बहुत था। वॉट डज कैथेरिस मीन इन एरिस्टोटल पोएटिक, तो कैथेरिस का मतलब क्या आता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशन थ्रू पिटी एंड फियर। कैथेरिसिस का 2 ही इमोशंस होता है, या तो पिटी होता है या फियर होता है, और इससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन मेनली पिटी एंड फियर होता है। आपको इसमें बताए थे क्या होता है कि जो ऑडियंस होता है वो सेम फील कर रहे हैं कि मेरे साथ भी ऐसा कभी हो सकता है। इसमें अधिकतर क्या होता है, मेन कैरेक्टर का भाग्य बदल जाता है, ये होता है, तब हम लोग को भी थोड़ा हो पाता है कि नहीं उसमें हुआ था, का ये मे भी मेरे साथ भी कभी हो सकता है कि नहीं, ये होता है, ओके। चलिए, विच रोमन पोएट ऑथर्ड द एनियड, तो वर्जिल। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इन एरिस्टोटल पोएटिक्स, तो क्या है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। व्हाट डज एरिस्टोटल डिस्क्राइब्स एज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, तो प्लॉट, तो सोल ऑफ ट्रेजेडी पहले हम लोग बात की, किसको बोला जाता है, प्लॉट को। हु किल्स हेक्टेयर एंड इलियड, तो किसने मारा था भाई, हेक्टेयर को, तो एक्यल्स ने मारा था, ठीक है। विच किंग सफर्स अ कर्स इन सोफोक्लेस ट्रेजेडी, तो कौन एक ये से गुजर रहा था, तो राजा ही थे, बाद में थीबस चले गए थे, हैं कि नहीं, थीब्स। हु कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट रोमन स्टार्टिस्ट, तो कौन है, हॉर्ड्स। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट आर द 2 प्राइमरी काइंड्स ऑफ पोइट्री, तो क्या है, ट्रेजेडी एंड एपिक है, ठीक है, और भी है कॉमेडी वगैरह, लेकिन अभी किसको माना गया, ट्रेजेडी एंड एपिक। हाँ भाई, अब आ गया हमारा ज्ञान सागर, दैट मीन आपको ये सारा ऐप का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा। जल्दी से जाएं और इनरोल हो जाएं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। चलिए, लॉन्ग में आ जाते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि बस क्वेश्चन बताइए, आंसर हम कर लेंगे, ऐसा कुछ था, तो क्या सही होगा, बस क्वेश्चन पढ़ देना, आप ही बताइए। एक्सप्लेन द एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ इमिटेशन इन पोएटिक्स, तो क्या नकल करने का क्या है इसमें, वही आपको बताना है। तो हम लोग ऊपर में पढ़े ना कि हम लोग एक्चुअल में पोइट्री किस चीज़ का होता है, या तो इमेजनरी का होता है, ह्यूमन लाइफ जो कर रहे हैं उसी चीज़ का थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा जाता है कि नहीं, हमारे जीवन, डेली जीवन को लेके लिखा जाता है ना।
तो चलिए, एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ इमिटेशन इन पोएटिक्स इज अ सेंट्रल टू हिज थ्योरी ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। और इसमें किसको सेंट्रलाइज्ड किया, किसको केंद्र माना है, तो इमिटेशन को नकल करना की, जो कि हमारे लाइफ से होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट इंक्लूडिंग पोइट्री, ट्रेजेडी, एपिक एंड इवन पेंटिंग आर एसेंशियली इमिटेशंस ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड डेली लाइफ। जो पेंटिंग होता है, जो महाकाव्य होता है, सब कुछ क्या होता है, ये हमारे डेली जीवन का ही नकल होता है, इमिटेशन होता है। ओके, हाउएवर एरिस्टोटल डज नॉट यूज इमिटेशन इन नेगेटिव सेंस, और इसने नेगेटिव सेंस में यूज़ नहीं किया है कि अरे ये तो नकल करता है, हमारे जीवन का तो नकल है, क्यों ना हम ही खुद लिख ले। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने पॉजिटिव वे में कहा है कि ये कुछ असत्य सत्य से दूर ले जाना नहीं है, हमारे ही जीवन का थोड़ा उतार चढ़ाव को दर्शाता है, थोड़ा ऊपर नीचे। ठीक है, in regards it is an essential natural human instinct. Okay, human learn through imitation। और बहुत बार आदमी क्या करते हैं, पोएम वगैरह से सीखते भी है, एपिक से, ट्रेजेडी से, है कि नहीं। एक बच्चे की माँ को बीमारी हो जाता है, ठीक है, अब बीमारी हो जाता है तो वो बच्चा, मतलब ऐसा पोएम में है कि वो बच्चा क्या करता है, अपने माँ को ध्यान नहीं देता, उसका फादर उधर कुछ नहीं रहते, वही दो बच्चा है, माँ और बेटा रहता है दोनों, तो ध्यान नहीं देता, एक महीना भी ध्यान नहीं देता, और उसकी माँ गूंगी होती है और बोल नहीं पाती है। तो होता है ना कि उसको ध्यान देना चाहिए, और वो अपने माँ से बहुत प्यार करता है, ठीक है, ये भी है कि अपने माँ से बहुत प्यार करता है, ये नहीं है कि उसको ये करता है, इग्नोर करता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता है कि मेरी माँ कुछ बीमारी से गुजर रही है। उसके बाद उसकी माँ चली जाती है, ठीक है। तो इसको देखने के बाद या पढ़ने के बाद हम लोग कभी क्या सोचेंगे कि अगर हम लोग का अगर ऐसा कुछ फील हुआ तो हम तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं, ये करें। तो ये क्या करता है, ये सब हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो हमको यहाँ से कुछ सीखने को मिला कि हमें समय रहते ही हमें कुछ जल्दी एक्शन ले लेना चाहिए। तो ये सब होता है इमिटेशन का अर्थ। ओके, इंस्टेड ही रिगार्ड्स इट्स ए नेचुरल ह्यूमन, ये तो पढ़ दिए ना। एंड आर्ट बिकम्स एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग रियलिटी, ठीक है, रियलिटी को देता है बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस फॉर्म में। फॉर एरिस्टोटल ट्रेजेडी इज ए सुपीरियर फॉर्म ऑफ इमिटेशन बिकॉज ही इट इमिटेट सीरियस एक्शन विथ मोरल सिग्निफिकेंस। ओके, ट्रेजेडी में क्या होता है, कुछ भयानक स्थिति पैदा होता है ना, और उससे हम लोग को कुछ सीखने को मिलता है। ही स्ट्रेसेस दैट ट्रेजेडी शुड नॉट मेयरली कॉपी रियल लाइफ बट इवेल्युएटेड, और पूरा रियल नहीं होता बट इसको ही क्या किया जाता है, इसी का थोड़ा एडवांस फॉर्म रहता है। गिविंग इट यूनिटी एंड ऑर्डर एंड यूनिवर्सल ट्रूथ बाय इमिटेटिंग एक्शन थ्रू अ प्लॉट, कैरेक्टर एंड डायलॉग, आर्ट कम्युनिकेट्स डीप ट्रूथ अबाउट ह्यूमन नेचर। और बाकी किसके हेल्प से, प्लॉट के, कैरेक्टर के, डायलॉग के, आर्ट के, ये सब से क्या करता है, और भी ज़्यादा अच्छा क्रिएट होता है। Mimes is not mere reproduction but a creative restructuring of life to reveal universal ideas and evoke catharsis in the audience. Okay, what is the catharsis according to Aristotle and why it is important in tragedy? तो वो जो कैंसर जो अभी माँ वाला बताया ना, वो इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, कि क्या है। तो जब ऑडियंस क्या करती है, जब ऑडियंस देख रही होती है तो मेन कैरेक्टर के प्रति क्या होती है, इमोशंस फील करती है। जैसे अगर मेन कैरेक्टर का कोई दुख पड़ता है तो लगता है मेरे पे ही पड़ गया है कि नहीं, और क्या करती है, और उसको मतलब अपना दुख, अपना डर और अपने को इमेजिन कर लेती है। इससे क्या होता है कि इससे बहुत कुछ ऑडियंस को सीखने को मिलता है कि नहीं। जब सीरियस अटैच हो जाता है तो और भी पढ़ने में भी रीडेबल, और भी ज़्यादा वो पॉपुलर हो जाता है कि नहीं। चलिए, Catharsis is one of the most debated and essential concepts in Aristotle's Poetics. Aristotle defines tragedy as an imitation of an action that is serious, complete, and certain magnitude, which through pity and fear effects the catharsis of such emotion. Catharsis literally means purification or cleansing. प्यूरिफिकेशन वही क्लियर करना मतलब होता है ना, वही बताए थे। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, व्हेन द ऑडियंस वॉचेज अ ट्रेजिक प्ले, जब देखता है ऑडियंस कोई भी ट्रेजिक प्ले, दे एक्सपीरियंस इमोशन ऑफ पिटी फॉर द सफरिंग हीरो एंड फियर दैट सिमिलर मिसफॉर्च्यून कुड हैपन टू देमसेल्व्स, और यही वो करते हैं कि कहीं ये मेरे साथ ना हो जाए मिसफॉर्च्यून। बाय एक्सपीरियंसिंग दिस इंटेंस इमोशन इन कंट्रोल आर्टिस्टिक इन्वायरमेंट, द ऑडियंस अंडरगोज अ फॉर्म ऑफ इमोशनल प्यूरिफिकेशन। दिस प्रोसेस हेल्प्स टू बैलेंस देयर इमोशंस एंड कंट्रीब्यूट टू देयर साइकोलॉजिकल वेल। और अचानक इतना बड़ा दुख पड़ता है और अचानक से जज्बात बदल गए वाला सिस्टम हो जाता है, भाग्य बदल जाता है, कुछ जादू हो जाता है। तो वही चीज़ होता है, ताकि फिर इतना दुख फील करने के बाद उनको क्या आ जाए, होप हो जाए कि मेरे साथ भी हो सकता है, ठीक हो सकता है। ओके, डिस्कस द फेट इन सोफोक्लेस ओडिपस किंग। फेट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द Sophocles' Oedipus the King. The tragedy is built upon the prophecy given by the oracle of Apollo that Oedipus would kill his father and marry his mother.
समझे? तो वही है कि भाग्य बताता है। चलिए, उसके बाद क्या है, कौन सा लाइन था? वही सब है जो बताए ना ऊपर में, कि फिर वो भागना चाहता था इस झंझट से। ऑडिपस ट्राइज टू रन अवे फ्रॉम द कॉर्निथ टू अवॉइड किलिंग पॉलीबस whom he believes to be his father, ठीक है, बट इन सब किलिंग his रियल फादर। और क्या करता है कि वो उसी चीज़ से बचने के लिए, उसको तो पता नहीं रहता है कि ये मेरे असली माँ बाप है कि नहीं, लेकिन फिर भाग जाता है तो पता चलता है कि क्या वो नहीं थे। उसके बाद किलिंग हिज रियल फादर, वो अपने वही चीज़ से बचने के लिए वो भागता है कि हम मार ना दे, और फिर वही भेटा जाता है। सिमिलरली हिज अटेम्प्ट टू अवॉइड sin leads him to Thebes where he unknowingly marries his mother। और वो क्या करता है, वो जो गया था और अपने फादर को मार लेता है। जो वीडो था बताए थे, जो थी ना, क्या नाम था, जो कास्टा तो उसकी रियल थी, हाँ, तो वही वाला। फिर से देखिए कैसे घूम के आ जाता है कि नहीं। दिस shows a instability of fate in Greek tragedy. While Oedipus poses free will, his choices ironically ensure that prophecy comes true. Sophocles' truth illustrate the Greek belief that human beings cannot escape divine fate, or no matter how hard they try, making the play is timeless exploration of destiny and human helplessness। तो यही था। आपको स्टोरी याद है ना, पहले वो अपने रियल माँ बाप उसको पहाड़ों में छोड़ देते हैं, तो फिर वो दूसरे राज्य चला जाता है। दूसरे राज्य में वो बचने के लिए, कि जो राजा उसको पालता पोसता है, उसको पता चल जाता है मेन कैरेक्टर को कि हम अपने माँ बाप को मारने वाले हैं, तो वो क्या करता है, अपने माँ बाप को बचाने के लिए वो दूसरा वहाँ से भाग जाता है कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अब भाग जाता है और सोचता है वो दूसरे राज्य में जाके रहेगा, तो वही डिडल सॉल्व करने के लिए बोलता है, तो वो कर लेता है। तो फिर वो मार देता है राजा को और उसकी वाइफ को। अब देखिए, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्लिस रेज इन द इलियड, ठीक है। तो इलियड में क्या था, आप लोग ये कर लीजिएगा और क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, तो क्या था, प्लॉट था, कैरेक्टर था, यही सब था। तो आपको इसको डिस्क्राइब करके लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हर्माटिया इन एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आप देखिएगा और उसके बाद आंसर करिएगा, और नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बना देंगे, ठीक है। हाउ डज सोफोक्लेस यूज ड्रामेटिक आयरनी इन ऑडिपस द किंग, ठीक है। What distinguishes the epic poetry from tragedy according to Aristotle? एपिक और ट्रेजेडी में क्या अंतर है आपको बताना है। तो हम लोग पढ़े थे क्या क्या होता है। एपिक में नो लिमिट होता है, ट्रेजेडी में लिमिट होता है कि नहीं। इसमें कैरेक्टर प्लॉट वगैरह मेन होता है। चलिए, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉरेस, स्टेयर्स एंड रोमन लिटरेचर। वाई इज़ द इलियड कंसिडर्ड अ फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी इन पॉलिटिक्स, वाई इट कंसिडर्ड एंड फाउंडेशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। फिर क्या है क्वेश्चन, एनालाइज द रोल एंड फेट एंड फ्री विल इन स्पोकलस ऑडिपस द किंग। इवेल्युएट द ऑडिपस एज अ ट्रेजिक हीरो इन लाइट ऑफ एरिस्टोटल डेफिनेशन। Examine the role of Achilles in Homer's The Iliad. How does character embody both heroism and destructiveness? Compare Aristotle's theory of tragedy with Homer's epic tradition. How do they differ in purpose and form? Explain the significance of Horace, Stairs and Roman literature. How do they differ from Greek tragedy and epic? देखिए, हम नहीं बताएं क्योंकि कमेंट था कि आप बस क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है। अगर आपको आंसर बोलिएगा तो हम समझा देंगे, और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं ताकि आप लोग को जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।